नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृषि अभिज्ञान के अंदर। आज अपने बात करते हैं, कल जो बात की थी बीज, और आज बीज के बारे में आगे करते हैं। बीज, तो बीज में आज जो बात करते हैं वो करते हैं भी अलगाम दूरी। बीज की अलगाम दूरी, अलगाम दूरी जिसे कहते हैं भी आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। यह दूरी वह दूरी होती है जो दो किस्मों के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं भी आइसोलेशन डिस्टेंस या अलगाम दूरी। एक ही फसल की दो किस्मों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी आइसोलेशन डिस्टेंस या अलगाम दूरी कहलाती है। यह दूरी होती है भी आधारीय और प्रमाणित बीज के बारे में। यह दूरी क्या कौन सी होती है? आधारीय और जो प्रमाणित बीज होता है उसके अपने जो बीज नया तैयार करते हैं उसके लिए ये बीज की दूरी रखी जाती है भी, उसे कहते हैं अलगाम दूरी। तो आज बात करते हैं अपने फसलों के अंदर आधारीय और प्रमाणित बीज की दूरी कितनी होती है। आधारीय और दूसरी है भी प्रमाणित। प्रमाणित दूरी, दूरी दोनों मीटरों में होती है भी, मीटर के अंदर की जाती है भी। और यहां फसल, तो कौन कौन सी फसल होती है जिनके बारे में अपने हर फसल की आधारीय और प्रमाणित दूरी क्या है अलग अलग रखी जाती है। तो आज अब अपने बात करते हैं कि कौन सी फसल के लिए कौन सी दूरी रखी जाती है। जैसे जौ, गेहूं, सोयाबीन, गेहूं, जौ, सोयाबीन और आपके मूंगफली, जई, मूंगफली, जई, मूंगफली और जई, इन सभी की क्या है आधारीय दूरी होती है भी 3 मीटर। इन सभी की क्या होती है आधारीय दूरी कितनी होती है? 3 मीटर होती है। और प्रमाणित दूरी भी क्या होती है भी 3 मीटर रखी जाती है। उसके बाद आता है भी मक्का, मक्का, मक्का हाइब्रिड, इसकी रखी जाती है 600 मीटर और 300 मीटर रखी जाती है। 600 मीटर और 300 मीटर क्या है रखी जाती है। और कंपोजिट होता है मक्का, कंपोजिट संकुल जिसको बोलते हैं, मक्का संकुल, इसकी जो दूरी रखी जाती है ये आधारीय होती है भी 400 मीटर और प्रमाणित होती है भी 200 मीटर रखी जाती है। जो आपके संकुल और हाइब्रिड दोनों इंपॉर्टेंट है भी, दोनों हर बार पूछ जाते हैं। जैसे हाइब्रिड मक्का है उसकी जो आधारीय है मीटर दूरी कितनी रखी जाती है भी 600 मीटर। भी दो किस्मों की जो हाइब्रिड मक्का होगा उसकी दो अलग अलग किस्मों के बीच की जो दूरी रखी जाती है वो 600 रखी जाती है और आधारीय के अंदर, और प्रमाणित में ये 300 रखी जाती है। मक्का जो संकुल है उसके अंदर 400 और प्रमाणित के अंदर आपके रखी जाती है भी 200 क्या है रखी जाती है भी। उसके बाद बाजरा, 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 इसकी 1000 मीटर रखी जाती है। 1000 मीटर क्या है आधारीय दूरी रखी जाती है। उसके बाद 200 मीटर, 200 मीटर क्या है प्रमाणित दूरी इसकी रखी जाती है। बाजरा की आधारीय दूरी होती है 1000 मीटर और जबकि प्रमाणित दूरी होती है ये कितनी होती है भी इसकी 200 मीटर है इसकी रखी जाती है। उसके बाद कपास, कपास, इसकी 50 मीटर और 30 मीटर रखी जाती है। 30 मीटर मतलब
आधारीय दूरी कपास की कितनी होती है भी 50 मीटर होती है भी, और प्रमाणित दूरी कितनी होती है 30 मीटर रखी जाती है भी। कपास के बाद सरसों, सरसों 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 की आधारीय दूरी रखी जाती है भी 400 मीटर, जबकि प्रमाणित दूरी हमेशा लगभग आधी होती है, जबकि कपास की आधी नहीं है, बाकी लगभग आधी है। तो इसकी 400 से 200 मीटर क्या है प्रमाणित दूरी रखी जाती है भी सरसों की। सरसों की आधारीय दूरी है 400 मीटर, जबकि प्रमाणित दूरी है 200 मीटर है भी। उसके बाद आता है भी आपके तोरिया, जिसको 100 और 50 के अंदर होती है भी तोरिया। तोरिया 100 मीटर और 50 मीटर रखी जाती है भी किसकी तोरिया। तोरिया एक केज क्रॉप है भी। तोरिया कौन सी है कि केज क्रॉप है, जिसकी आधारीय दूरी कितनी रखी जाती है 100 मीटर और प्रमाणित दूरी रखी जाती है भी 50 मीटर। उसके बाद अरंडी, अरंडी की रखी जाती है भी आधारीय दूरी 150 मीटर, 150 मीटर रखी जाती है भी आधारीय दूरी, जबकि सॉरी प्रमाणित दूरी है 150 मीटर और आधारीय दूरी 300 मीटर। आधारीय दूरी क्या है 300 मीटर, प्रमाणित दूरी 150 मीटर रखी जाती है भी। इसकी आधारीय दूरी अरंडी की 300 मीटर, जबकि प्रमाणित दूरी है वो इसकी होती है भी 150 मीटर होती है भी। भिंडी, $400 मीटर और 200 मीटर, 200 मीटर भी। भिंडी की आधारीय दूरी 400 मीटर रखी जाती है, जबकि प्रमाणित दूरी है भिंडी की वो कितनी रखी जाती है भी 200 मीटर है रखी जाती है। तो ये थी भी अपने कुछ फसलें। उसके बाद इसको एक बार मिटाता हूं, शॉर्ट स्क्रीन ले लो। फिर अपने नहीं यहां लिखते हैं फसल का बारे में, जैसे टमाटर और लोबिया आधारीय, टमाटर लोबिया। जो टमाटर और लोबिया है इसकी जो आधारीय दूरी होती है वो कितनी होती है भी, इसकी होती है भी 50 और 25, 50 होती है। टमाटर की जो आधारीय दूरी है वो आपकी रखी जाती है भी 50 मीटर, जबकि प्रमाणित दूरी है वो रखी जाती है भी आपकी 25 मीटर। उसके बाद प्याज, प्याज ये बीज के लिए भी, जो प्याज बीज से अपने पौधा तैयार करते हैं उसके लिए, तो उसकी होती है भी 800 से लेकर 1000 मीटर। यहां 400 से लेकर 500 मीटर रखी जाती है भी। आधारीय दूरी प्याज की होती है 800 से लेकर 1000, जबकि प्रमाणित दूरी है वो 400 से लेकर 500 मीटर तक है होती है भी। उसके बाद आपके जो बल्ब के रूप में लगाते हैं, बल्ब, प्याज का क्या है बल्ब लगाते हैं भी, बल्ब के रूप में लगाते हैं, तो इसकी रखी जाती है भी 5 मीटर, और प्रमाणित भी क्या होती है भी 5 मीटर इसकी रखी जाती है भी, दोनों 5-5 मीटर की रखी जाती है भी। उसके बाद आता है भी चना, चना 10 मीटर क्या है आधारीय दूरी रखी जाती है, 10 मीटर क्या है आधारीय दूरी रखी जाती है, जबकि 5 मीटर है वो प्रमाणित दूरी रखी जाती है भी चने की। चने की जो आधारीय दूरी है 10 मीटर और प्रमाणित दूरी है 5 मीटर। उसके बाद ज्वार और बैंगन, ज्वार
बैंगन। ज्वार और बैंगन है, इसकी जो आधारीय दूरी है वो होती है भी इसकी 200 मीटर, जबकि प्रमाणित दूरी होती है 100 मीटर। 200 मीटर और 100 मीटर क्या इसकी रखी जाती है भी ज्वार और बैंगन की। भी ज्वार की कितनी रखी जाती है 200 मीटर आधारीय दूरी रखी जाती है, और इसकी प्रमाणित दूरी है वो रखी जाती है भी इसकी 100 मीटर। उसके बाद तिल के भी यही होता है भी लगभग 100 मीटर और 50 मीटर। 100 मीटर और 50 मीटर क्या है तिल की, क्या है तिल की आधारीय और प्रमाणित दूरी रखी जाती है। उसके बाद अलसी, मेथी और ग्वार, अलसी, मेथी और ग्वार, ये जो तीनों फसलें हैं इनकी जो रखी जाती है वो भी 50 और 25 रखी जाती है भी 50 मीटर और 25 मीटर ये रखी जाती है। जो अलसी होती है, मेथी और ग्वार, इन तीनों की क्या है जो आधारीय दूरी है वो 50 मीटर रखी जाती है, जबकि प्रमाणित दूरी है वो रखी जाती है भी 25 मीटर रखी जाती है। अरहर, अरहर 200 मीटर और 100 मीटर रखी जाती है। अरहर की कितनी रखी जाती है 200 और 100 मीटर के रखी जाती है भी। अरहर की आधारीय दूरी होती है 200 मीटर और प्रमाणित दूरी होती है भी इसकी 100 मीटर। उसके बाद उड़द, मटर, मसूर, उड़द है, मटर है, मसूर है और आपकी मूंग, इनकी जो आधारीय और प्रमाणित दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 20 और 10। कितनी रखी जाती है 20 मीटर और 10 मीटर क्या है इनकी आधारीय और प्रमाणित दूरी रखी जाती है भी। उसकी उड़द, मूंग, मसूर और मटर की, ठीक है। उसके बाद खीरा, गाजर और मूली, खीरा, गाजर और मूली, इनकी रखी जाती है भी 800 मीटर और 400 मीटर रखी जाती है। 800 मीटर और 400 मीटर क्या है इसकी रखी जाती है भी। फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी है, इसकी रखी जाती है भी 1600 मीटर। सबसे ज्यादा जो आधारीय दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है भी फूल गोभी की, जबकि प्रमाणित दूरी इसकी होती है भी 100 मीटर। कितनी होती है इसकी 100 मीटर। उसके बाद आपके आता है पत्ता गोभी, जिसकी 1000 मीटर होती है भी, और पत्ता गोभी इसकी 1000 मीटर और 500 मीटर रखी जाती है। इसकी क्या रखी जाती है 1000 मीटर और 500 मीटर। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जैसे टमाटर है, टमाटर और लोबिया, टमाटर और लोबिया दोनों की क्या होती है भी आधारीय दूरी 50 मीटर रखी जाती है, जबकि प्रमाणित दूरी कितनी होती है 25 मीटर रखी जाती है। उसके बाद प्याज है, जो बीज अपने प्याज बीज लगाते हैं, बीज लगाकर अपने क्या है बीज तैयार करना है, उसकी रखी जाती है भी 800 से लेकर 1000 मीटर, जबकि प्रमाणित की होती है 400 से 500 मीटर। उसके बाद प्याज का बल्ब होता है, जो अपने छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं, उनकी रखी जाती है 5 मीटर और 5 मीटर, दोनों की क्या होती है 5 मीटर होती है। चना 10 और 5 मीटर होती है, 10 मीटर आधारी दूरी होती है और 5 मीटर क्या होती है प्रमाणित दूरी होती है। ज्वार, बैंगन दोनों की 200 मीटर आधारी दूरी और 100 मीटर प्रमाणित दूरी। तिल 100 मीटर क्या है आधारी दूरी और 50 से 52 भी होती है भी। कितनी होती है 50 से 52 मीटर तक क्या है
उसको रखा जाता है भी तिल के अंदर। उसके बाद अलसी मेथी ग्वार, अलसी मेथी ग्वार में 50 और 25, 50 और 25 रखी जाती है भी। अरहर 200 मीटर और 100 मीटर रखी जाती है। उड़द मटर मसूर और मूंग इनकी 20 10 रखी जाती है। खीरा गाजर मूली 800 मीटर आधारी है और 400 मीटर प्रमाणित रखी जाती है भी। उसके बाद फूल गोभी है जिसकी क्या है 1600 मीटर रखी जाती है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1600 क्या है आधारी दूरी क्या होती है भी फूल गोभी की 1600 मीटर और जबकि प्रमाणित दूरी इसकी 100 मीटर रखी जाती है भी। उसके बाद पत्ता गोभी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी 1000 रखी जाती है भी, 1000 मीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन इनकी आधारी दूरी 1000 रखी जाती है जबकि प्रमाणित दूरी कितनी होती है भी 500 मीटर होती है भी। उसके बाद अपने बीज का अगला टॉपिक करते हैं छोटा सा, वो है भी बीज उपचार। एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अब बात करते हैं भी बीज उपचार, बीज का उपचार। भी बीज का उपचार कैसे करते हैं भी? देखो बीज का उपचार की एक विधि होती है, उस विधि का नाम है भी FIR विधि। उस विधि का क्या नाम है? FIR विधि। FIR विधि, FIR। तो बीज का जब भी बीज का बीजोपचार करते हैं, ये बीजोपचार की विधि है भी। बीजोपचार किसकी है? बीजोपचार की विधि है जिसका नाम है FIR। भी जब बीज का उपचार करते हैं तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं भी फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं, मतलब है कवकनाशी, कवकनाशी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं भी? उसके बाद अपने प्रयोग करते हैं इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशी, कीटनाशी। उसके बाद आपके राइजोबियम जीवाणु का प्रयोग करते हैं भी, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु मतलब सबसे लास्ट के ऊपर जो बीज के सबसे अंतिम जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है भी? राइजोबियम की। और सबसे पहले किसकी चढ़ाई जाती है? कवकनाशी की, उसके बाद कीटनाशी और फिर राइजोबियम। इस प्रकार से अपने क्या है, एक कोई भी एक पैकेट है उससे अपने बीज उपचार कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहले करते हैं भी भौतिक बीज उपचार। इसमें क्या करते हैं? भौतिक बीज उपचार। भौतिक बीजोपचार। भौतिक विधि द्वारा बीजोपचार कैसे करते हैं भी? इसमें आता है भी एक गर्म जल, गर्म में जल द्वारा, गर्म में जल द्वारा क्या है बीजोपचार करते हैं। तो इसमें गर्म जल में एक आता है अपने गेहूं का आवर्तकंड, गेहूं का आवर्तकंड रोग, गेहूं का आवर्तकंड रोग, गेहूं का आवर्तकंड रोग। तो गेहूं का जो आवर्तकंड रोग होता है उसको अपने 54 डिग्री गर्म पानी के अंदर रखते हैं भी, 54 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 10 मिनट तक, मिनट तक है। तो जो गेहूं का एक क्या होता है, कौन सा रोग होता है भी? गेहूं का आवर्तकंड रोग है। उस आवर्तकंड रोग को अपने क्या है जल से उपचार करते हैं, गर्म जल से। तो वो 54 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी के अंदर 10 मिनट तक रखते हैं, तो उसमें क्या होता है भी ये ठीक है हो जाता है।
उसके बाद आता है भी आपका नेक्स्ट जो है वो है भी जौ का अनावर्तकण। रोग, इसके लिए होता है भी 54 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी 13 मिनट तक भी ये रोग आता है। मान लो जौ के अंदर क्या कौन सा आता है, जौ का आवर्तकण रोग आता है, जिसको अपने 54 डिग्री गर्म पानी के अंदर रखते हैं 13 मिनट तक, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। उसके बाद गेहूं का अल्टरनेरिया अंगमारी रोग, गेहूं का अल्टरनेरिया अंगमारी रोग, इसके लिए भी क्या है अपने गर्म पानी रखते हैं भी, इसके लिए भी क्या है गर्म पानी रखते हैं। 38 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 38 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी 10 मिनट तक, 10 मिनट तक क्या है अपने रखते हैं भी। तो ये गेहूं का अल्टरनेरिया अंगमारी रोग है, इसको भी 38 डिग्री गर्म पानी के लिए रखते हैं, 38 डिग्री गर्म पानी के अंदर रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है भी ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है भी तिल का लीफ स्पॉट रोग, तिल का लीफ स्पॉट रोग, ये सारे क्या गर्म पानी वाले हैं भी, अपने गर्म पानी के अंदर इसको रखते हैं तो ये ठीक हो जाता है भी। इसके लिए भी 54 डिग्री गर्म पानी 60 मिनट तक रखते हैं भी, 54 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी 60 मिनट तक भी, 60 मिनट तक क्या है तिल का लीफ स्पॉट रोग है, इसको 54 डिग्री गर्म पानी में 60 मिनट तक रखते हैं भी। उसके बाद सरसों का अल्टरनेरिया ब्लाइट, सरसों का अल्टरनेरिया ब्लाइट, सरसों का अल्टरनेरिया ब्लाइट, इस रोग के लिए क्या है अपने जो रखते हैं वो चौपर अपने 50 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी 10 मिनट तक क्या है अपने रखते हैं। तो ये था भी अपने लगभग क्या है गर्म जल के द्वारा, भौतिक बीजोपचार के अंदर गर्म जल के द्वारा होने वाले उपचार थे भी। उसके बाद अपने रासायनिक है, इसके लिए रासायनिक आता है भी, दूसरा आता है रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक है। तो इसमें क्या होता है भी अपने कोई भी रसायन लेते हैं उसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड या बीज लिया जाता है, लगभग 2 से 2.5 ग्राम। यही इंपॉर्टेंट है भी जब रासायनिक है, जब रासायनिक विधि द्वारा, जब रसायनों के द्वारा किसी बीज का बीज उपचार करते हैं तो उसके अंदर इसकी मात्रा रखी जाती है भी 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड। और उसके बाद अपने
आता है नेक्स्ट जो टॉपिक करते हैं वो है भी इसका बीज की सुसुप्त अवस्था तोड़ना। तो एक बार इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जैसे गेहूं का आवर्तन रोग है, वो 54 डिग्री गर्म पानी में 10 मिनट तक रखेंगे तो ये रोग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद जौ का आवर्तन रोग है, तो अनावर्तन रोग है, वो 54 डिग्री गर्म पानी में 13 मिनट में खत्म हो जाता है। गेहूं का अल्टरनेरिया अंगमारी रोग है, 38 डिग्री गर्म पानी में 10 मिनट तक रखते हैं तो ये ठीक है हो जाता है भी। तिल का लीफ स्पॉट रोग जो 54 डिग्री गर्म पानी 60 मिनट तक रखते हैं भी। सरसों का अल्टरनेरिया ब्लाइट जो 50 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 10 मिनट तक रखते हैं भी, इससे ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधियों के द्वारा, ये पहले भौतिक विधि थी, अब रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि में अपने जो रसायन लेते हैं, कोई भी रसायन लेते हैं, उस रसायन की जो मात्रा ली जाती है प्रति केजी बीज के अनुसार, तो वो है भी 2 से 2.5 ग्राम है प्रति केजी सीड दिया जाता है और उससे बीज उपचार कर दिया जाता है। और बीज उपचार किस विधि से करते हैं भी, FIR विधि से करते हैं भी। किससे करते हैं, FIR विधि से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने इसका बीज का है भी आपके बीज की सुसुप्त अवस्था के तोड़ने वाले रसायन। बीज की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने वाले रसायन। बीज की सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाले रसायन। बीज की सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाले रसायन। तो बीज की सुसुप्त अवस्था कौन सी होती है, जब बीज जीवित होता है, श्वसन क्रिया बीज की चलती है पर अंकुरण नहीं हो पाता, उसे कहते हैं बीज की सुसुप्त अवस्था। बीज जब मान लो बीज क्या है, आराम से सोया हुआ है, उसको नमी भी मिल रही है और उसको मिट्टी भी मिल रही है, फिर भी क्या है बीज वो अंकुरित नहीं होता, तो वो क्या कराती है, उसकी सुसुप्त अवस्था। तो इसको तोड़ने के लिए जो रसायन होते हैं उसको सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाले रसायन कहलाते हैं भी। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट सबसे ज्यादा तोड़ने वाला रसायन है भी, जो सबसे ज्यादा सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है, जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो सबसे ज्यादा यही है भी। इसकी जो मात्रा ली जाती है 0.2% क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है भी। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला रसायन है भी, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला रसायन, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला रसायन है। उसके बाद थायो यूरिया, दूसरा जो केमिकल है वो कौन सा है भी, थायो यूरिया, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रसायन है भी। ये सबको तो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और सबसे ज्यादा पूछा कौन सा जाता है, थायो यूरिया ही पूछा जाता है। इतनी बारे में कंपटीशन में पूछा गया है कि थायो यूरिया ये क्या करता है भी, ये क्या है, बीज की सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है और इसकी मात्रा ली जाती है 0.5%। 0.5% क्या है, इसकी मात्रा ली जाती है भी किसकी, थायो यूरिया को। देखो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है और सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है भी थायो यूरिया। उसके बाद आता है भी एब्सिक एसिड, एब्सिक एसिड, जिसको ए के नाम से ये जाना जाता है। ABA के नाम से जाना जाता है एब्सिक एसिड के, जिसकी मात्रा आपकी लगभग ppm के अंदर ये ली जाती है भी। उसके बाद आपका एक आता है जिब्रेलिक एसिड,
जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, जिसको Ga3 के नाम से जाना जाता है। इसका जो लिया जाता है 1 से 100 ppm के रूप में इसको प्रयोग में किया जाता है भी, 1 से 100 ppm के। उसके बाद आता है भी एथिलीन, 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 इसका प्रयोग होता है भी 100 से 300 ppm, पार्ट पर मिलियन। ppm का अर्थ क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। तो ये थे भी अपने बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाले रसायन। तो इसमें सबसे पहले आता है भी आपके क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, जो 0.2% अपने प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला रसायन है। उसके बाद थायोयूरिया, जिसको 0.5% है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला रसायन है। एब्सिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है और एथिलीन है। तो ये थे भी अपने सुसुप्तावस्था को तोड़ने वाले रसायन। उसके बाद अपने आते हैं भी बीज के अंकुरण के आधार पर। बीज का अंकुरण कैसा होता है? दो ही प्रकार के बीज का अंकुरण होता है, एक होता है भी एपिजियल, एक होता है हाइपोजियल। बीज का अंकुरण प्रकार, बीज का अंकुरण प्रकार किस प्रकार का होता है? एक होता है भी अधोभूमि, पहला होता है अधोभूमि, इसको हाइपोजियल कहते हैं भी, हाइपोजियल, हाइपोजियल के नाम से ये जाना जाता है। कौन सा? आपके ये अधोभूमि। इसके अंदर जो अधोभूमि के अंदर आता है भी आपका लगभग रबी सीजन के सभी आते हैं, रबी सीजन के, रबी सीजन के। जैसे रबी सीजन में कौन सा आता है? चना, मटर, ठीक है, चना है, मटर है, और आपके ये मसूर है, मसूर भी आती है इसमें, मसूर है, ठीक है। मसूर जितने भी दलहनी फसल है वो सारी सारी क्या है इसमें आती है। और इसका अपवाद है भी, अपवाद वो है भी आपका अरहर, अरहर भी। अरहर क्या है? ये खरीफ सीजन का है, ठीक है। और किस में आता है? रबी सीजन के अधोभूमि के अंदर आता है। उसके बाद आता है भी ऊपरी भूमि, जिसको एपीजियल के नाम से जाना जाता है, ऊपरी भूमि, एपीजियल, एपीजियल, ये ऊपरी भूमि के होते हैं भी। ये होते हैं भी खरीफ सीजन के, खरीफ सीजन के। जैसे आपके खरीफ के अंदर सारे सारे जितने आते हैं, मूंग, मोठ, मूंग, मोठ, उड़द, राजमा, चमला, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली, लोबिया, ठीक है, मूंगफली, लोबिया आपके मोस्टली ये होते हैं। एक देखो अधोभूमि, हाइपोजियल के नाम से जाना जाता है भी। अधोभूमि किसे कहते हैं भी?
हाइपोजियल। रबी सीजन के लगभग जितने भी अपने रबी सीजन के ये दाल वाली फसलें हैं, सारी सारी किस्में रबी सीजन का लगभग जितने भी हैं वो सारे किस्में आती है भी इसके अंदर आती है भी। सरसों भी इसके अंदर आती है, सरसों भी क्या है इसके अंदर आती है। और एक अपवाद है इसका अरहर। एक अपवाद क्या है इसका अरहर, क्या है इसका अपवाद है भी। ये अरहर किसमें आती है भी, ये अरहर रबी सीजन की ना होके खरीफ सीजन की है और किसमें आती है अधो भूमि के अंदर आती है भी। उसके बाद ऊपरी भूमि है जिसको एपीजियल के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर लगभग खरीफ सीजन के सारे भी क्रॉप है वो सारी आती है, मूंग मोठ उड़द राजमा मूंगफली लोबिया, तो ये सारी क्या है। ग्वार भी इसके अंदर आता है, सोयाबीन भी इसके अंदर आता है। ग्वार सोयाबीन, तो ये भी क्या है इसके अंदर आता है भी। ग्वार भी क्या है, सोयाबीन क्या है, ये सारे आते हैं। ये इसका अर्थ होता है भी जब ऊपर हाइपोजियल का आता है भी जो बीज चोल है वो ऊपर आता है, और एपीजियल का क्या होता है भी बीज चोल है भूमि के अंदर ही रह जाता है भी। बीज चोल के आधार पर इसको कहते हैं। जब पौधे का अंकुरण होता है तो बीज चोल क्या आ जाता है भी बाहर आ जाता है। बीज चोल कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, उसे ऊपरी भूमि के नाम से कहते हैं और एपीजियल और हाइपोजियल के नाम से ये जाना जाता है भी। उसके बाद नेक्स्ट है भी अपने कुछ अधिनियम बनाए थे भी बीज के बारे में, जो अब लास्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं भी। बीज अधिनियम कब बना, राष्ट्रीय बीज निगम कब बना, राज्य बीज निगम कब बना, भारतीय खाद्यान्न कब बना, तो इसके बारे में अपनी थोड़ी बातें करते हैं भी। तो अब बात करते हैं अपने किसकी, अधिनियम की। बीज के कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। बीज अधिनियम कब बना, बीज अधिनियम ये पास होता है भी कब है, पास 1966 के अंदर, 1966 के अंदर होता है। और लागू कब होता है, लागू 1969 के अंदर। इतने 3 साल बाद क्या ये लागू होता है, 2 अक्टूबर 1969। ये कब होता है 1969, 2 अक्टूबर 1969 के अंदर, 2 अक्टूबर के अंदर ये क्या हो जाता है अभी भारत के अंदर है लागू हो जाता है बीज अधिनियम। उसके बाद बना था राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम कब बना था अभी, राष्ट्रीय बीज निगम। जो राष्ट्रीय बीज निगम बना था, ये बना था अभी मार्च के अंदर, 7 मार्च 1963 के अंदर भी। मार्च 63 में बना था अभी, मार्च 1963 के अंदर ये बना था अभी। मार्च 1963 के अंदर क्या बना था आपके, राष्ट्रीय बीज अधिनियम बना था अभी, राष्ट्रीय बीज निगम बना था सॉरी। उसके बाद बनता है अभी आपके भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम बनता है 1965 के अंदर बनता है। 1965 के अंदर क्या बनता है भी, 14 जनवरी 1965 में बनता है भी। ये जनवरी में बनता है, जनवरी 1965 के अंदर क्या बनता है भी, भारतीय खाद्य निगम बनता है। पहले राष्ट्रीय बीज निगम बनता है 63 के अंदर, फिर खाद्य निगम बनता है भी 65 के अंदर। उसके बाद आता है भी आपका राज्य बीज निगम। फिर राजस्थान के अंदर राज्य बीज निगम कब बनता है भी, राज्य बीज निगम ये बनता है भी आपके 1978 के अंदर, 1978 के अंदर बनता है। और जो तारीख थी वो थी भी आपकी 28 मार्च 1978, 28 मार्च भी। मार्च के अंदर क्या ये
बनता है। क्या बनता है? मार्च के अंदर ये बनता है। 28 मार्च 1978 के अंदर क्या बनता है? राज्य बीज निगम बनता है। फिर आता है राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी। राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी। राज्य बीज प्रमाणीकरण जो एजेंसी है वो बनती है भी 30 दिसंबर 1977 के अंदर बनती है। 30 दिसंबर 1977 के अंदर क्या बनती है भी? राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी जो प्रमाणीकरण करती है भी वो बनती है भी आपकी 1977 के अंदर बनती है भी। उसके बाद आता है भी तिलम संघ लिमिटेड। तिलम संघ लिमिटेड बनता है भी। तिलम संघ लिमिटेड ये बनता है भी आपका 1990 के अंदर। कब बनता है? 1990 के अंदर बनता है। 1990 के अंदर बनता है भी आपका तिलम संघ लिमिटेड। उसके बाद अभी बीज अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? बीज अनुसंधान संस्थान ये अभी आपके मऊ यूपी के अंदर है। ये कहां पे है? मऊ यूपी के अंदर है, स्थित है। फिर अभी केंद्रीय बीज प्रयोगशाला कहां पे है? केंद्रीय बीज प्रयोगशाला केंद्रीय बीज प्रयोगशाला ये आपकी वाराणसी के अंदर है। कहां है? वाराणसी। वाराणसी के अंदर है। कहां पे ये? वाराणसी। उसके बाद आता है भी आपका विश्व खाद्य दिवस। तो कब मनाया जाता है भी? विश्व खाद्य दिवस। वैसे दिवस आपको बता दिया था, विश्व खाद्य दिवस। कब बनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को क्या है? विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। तो ये बीज का जो टॉपिक है आज अपना पूरा हो जाता है। अब मैं एक बार रिपीट करता हूं। जैसे बीज अधिनियम पास कब हुआ था? 1966 के अंदर। कब हुआ था? 1966 के अंदर। लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 के अंदर। उसके बाद राष्ट्रीय बीज निगम मार्च 1963 के अंदर बना। भारतीय खाद्य निगम बना 1965 के अंदर। राज्य बीज निगम बना 28 मार्च 1978 के अंदर। राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी 30 दिसंबर 1977 के अंदर बना। यह आपके सुपरवाइजर में पूछा गया है। सुपरवाइजर की भर्ती के अंदर यह पूछा गया था भी राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? सिर्फ उसमें सन पूछा गया था। कब हुई थी? 1977 के अंदर। तिलम संघ लिमिटेड बनी थी 1990 के अंदर। और बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ यूपी के अंदर है। उसके बाद केंद्रीय बीज प्रयोगशाला वाराणसी के अंदर है। और विश्व खाद्य दिवस है 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। ये था आज का टॉपिक जो था बीज। आज 2 टॉपिकों में पूरा होता है 2 वीडियो के अंदर। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएं। और जितने भी कमेंट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करना। धन्यवाद साथियों।